हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासिरीज में। तो ये जो इन्वायरमेंट का PT 365 है, सर ने जहाँ तक पढ़ा दिया है वहाँ तक कोशिश की गई है कि क्यूज को ले लिया जाए। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एज ए ये प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें आपको अंदाज़ा ये लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है। वो छोटी छोटी बारीकियाँ, इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं इसमें, जिसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो स्टेटमेंट को पढ़ने पे यही लगेगा कि सारे स्टेटमेंट ही सही हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं, टेस्ट में हमको जो क्वेश्चन मिलता है डायरेक्ट वो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सेम ऑप्शन भी रहेगा, सेम आपका क्वेश्चन भी रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको बिल्कुल यहाँ से इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसी के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। इसमें क्वेश्चन जो है वो यहीं से उठाया गया है, लेकिन आपको पकड़ना क्या है, कौन सी बारीकी को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से आपका जो थिंकिंग है वो डेवलप होगा। तो देखते हैं, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले चीज़, आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है नहीं है, सत्य है असत्य है, ये चीज़ें विशेष करके ध्यान देनी है। नहीं तो हमारा क्या होता है कि जल्दबाजी में हम नहीं पढ़ते हैं और क्या करते हैं, उसको गलत वो करके ऑप्शन OMR सीट में भर के चले आते हैं, जिससे हमारा ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन गया तो फिर हम रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फेल होने के लिए एक क्वेश्चन ही गलत होना काफ़ी होता है। ठीक है। तो इसमें A कह रहा है कि यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बनाया गया है। B कह रहा है कि भारत IPCC का सदस्य है। यह जलवायु परिवर्तन पर किए गए अभूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जाना जाता है। हाल ही में इसने क्लाइमेट चेंज 2022 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। तो अब यहाँ पर पढ़ के तो लग रहा है आपको कि हाँ, ये तो चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, इसमें से आखिर गलत कौन सा होगा। तो जब सर आपको पढ़ा रहे थे, अगर कहते हैं ना इसीलिए कि किताबी ज्ञान थोड़ा सा, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, देखिए ये PDF है, आप भी पढ़ लेंगे और सर पढ़ा भी देंगे, लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि इस PDF में जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कहाँ से नहीं बनेगा, जो इस चीज़ से गुजर चुका है वो अच्छे से जानता है। तो सर ने जब आप लोगों को वो पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर बोले थे कि विशेष करके ध्यान देना, और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो ही जा करके देखिए। कम से कम सर ने इस पर 3 से 4 बार बोला है कि ध्यान देना, ये क्या करता है, स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता है। कौन? IPCC। कम से कम 3 से 4 बार ये बातें रिपीट की हैं सर ने, मैं खुद इस वीडियो को देखी हूँ। तो वहाँ पर अगर आप जा करके देखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि पढ़ी हुई चीज़ हमें याद नहीं रहती है, लेकिन सुनी हुई चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहती है। तो ये चीज़ हालांकि मैं सुनी भी थी, लेकिन मैं एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए कि क्या मेरा आंसर ये सही है या नहीं है, मैं जा करके फिर से PDF को खोली तो देखिए मेरा आंसर बिल्कुल सही था। हालांकि मैं ऐसे ही सुनी थी हवाई में, उन्हीं कहते कि एकदम से कान में आवाज़ चली जाती है, उस तरीके की। मैंने जैसे वीडियो ग्रुप में आया, मैंने इसको प्ले किया, जब मैं ये चीज़ सुनी थी तो सुनी हुई चीज़ें आपको बाकायदा याद हो जाती हैं। और जब मैंने इसको वीडियो को जब ओपन किया तो कम से कम 2 से 3 बार सर ने इस चीज़ को बताया है और बार बार यही बोला है कि ध्यान देना, ये स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता है। तो अब यहाँ पर आप आंसर जान चुके होंगे, इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका C। और यहाँ पर दिया भी है बाकायदा, ये देखिए, कह रहा है कि इसे 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए यही सेंटेंस है कि इन दोनों ने मिल करके इसको क्या किया था, इसका संगठन किया था। तो पहला तो आपका सही है। और भारत कह रहा, भारत IPCC का सदस्य है, तो बिल्कुल भारत है। यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया है। ठीक है। और ये ऐसा स्टेटमेंट आता है, भारत सदस्य है कि नहीं है। अगर आप इन्वायरमेंट का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें भारत को लेकर के ना पूछा गया हो कि इसका सदस्य भारत है कि नहीं है।
तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसका भारत सदस्य है। हाल ही में इसने क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि यह जलवायु परिवर्तन पर किए गए अभूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि हालांकि IPCC स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता है, ठीक है, ये नहीं करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मीथेन गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये दूसरे टॉपिक से आ गया हमारा, सीधा यहाँ आ गया है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है अब कि मतलब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए। यहाँ पर बस हर एक उससे चैप्टर से या कह सकते हैं हर एक टॉपिक से ये लिया गया है कि कैसे आपको क्वेश्चन को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख करके पढ़नी है और कैसे सॉल्व करनी है। तो यहाँ देखिए मीथेन उत्सर्जन, अगला क्वेश्चन हमारा यही है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है। दूसरा कह रहा है इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है। यह समताप मंडलीय ओजोन निर्माण में सहायता करता है। तो अब अगर आपको चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल याद नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूज रहेंगे। पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग क्षमता में ये जो है ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है, ठीक है। यानी ग्लोबल वार्मिंग किसकी बात कर रहा है, मीथेन की बात कर रहा है। तो यदि हम देखें इसका ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तो सीधे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। ये देखिए मैंने बाकायदा उसमें वो किया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए यहीं से उठा दिया इसको एक ही साथ। और ये देखिए ये जितने भी ब्लैक से किए गए रहते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए ब्लैक इसीलिए किया जाता है इसको कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पर भी विशेष करके आप ध्यान देंगे कि देखिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पर मीथेन के बारे में बता रहा है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो इसमें दिया है वो यही है कि यह रंगहीन तथा गंधहीन है और यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है, ठीक है। आपने पढ़ लिया यहाँ पर कि यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। लेकिन यदि आपको पता ना हो और यहाँ पर दे दे कि यह प्राथमिक गैस का द्वितीय घटक है, तब क्या करेंगे आप? लगेगा कि यार पता नहीं प्राथमिक है कि द्वितीय है। अगर आपको प्राथमिक में और द्वितीय में पता नहीं होगा कि ये क्या होता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कंफ्यूज करके क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। तो अब से ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एड इट इज यहाँ से उठ करके आपका क्वेश्चन रख दिया जाए वहाँ पर। क्या पता, यहाँ पर तो मैं आपको संभावना बता रही हूँ कि क्या पता वहाँ पर द्वितीय कर दे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मीथेन है वो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है, ना कि द्वितीय, ठीक है। इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होती है, नहीं बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और काफ़ी लंबे समय तक ये हमारे क्लाइमेट में बनी रहती है, ठीक है। ये भी आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना, ये 10-5 गुना नहीं, यहाँ पर सीधे देख रहे हैं 80 गुना अधिक है, और यहाँ पर कह दिया है कम है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी ये तुलना वाली चीज़ आए, कम बताए, ज़्यादा बताए, अधिक बताए, तो ऐसे भी क्वेश्चन क्या होता है, रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा को कम बताता है और कम को ज़्यादा बताता है। अगर आपको बिल्कुल हवाई मतलब उसका हवाई नहीं लग रहा, उस क्वेश्चन का बिल्कुल ऊपर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हों तुलनात्मक रूप से कम ज़्यादा या पीएच मान ज़्यादा होता है, पीएच मान कम होता है, तो वहाँ अक्सर क्या करता है यूपीएससी घुमा देता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिना रिस्क लिए यूपीएससी पास नहीं करता है। कितना हो पढ़ लो आप, वहाँ जा कर के आप 100 में 100 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये कम नहीं होता है बल्कि 80 गुना यानी ज़्यादा होता है। तो दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम गलत करते हैं तो दूसरा हमारा गलत करते ही आंसर आ गया बी। आपको तीसरे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा आपको पता है या नहीं है ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको दूसरे में आप कंफर्म हैं कि ये जो मीथेन होता है इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा होती है,
ठीक है। आपको ये भी नहीं ध्यान रखना है कि 80 गुना ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान नहीं रखना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये डाटा वाटा जो है ना, ये पीसीएस में पूछे जाते हैं। यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछती है। यूपीएससी अगर कुछ आपसे पूछेगी भी तो कहेगी कि हाँ ये 5 साल से लगातार इसमें ये बढ़ता जा रहा है, निरंतर गति से बढ़ता जा रहा है या निरंतर गति से घटता जा रहा है, इस तरीके का स्टेटमेंट पूछती है, जो कि आपको बजट में सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया होगा। और बजट से इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं कि निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर घट रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पर हो गया। हालांकि तीसरा भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि ये समताप मंडलीय ओजोन निर्माण में सहायता करता है। नहीं, ये गलत है। ये समताप मंडलीय ओजोन निर्माण में सहायता नहीं करता। ये क्षोभ मंडल में ओजोन निर्माण में लगभग ये आधी वृद्धि का कारण होता है। ठीक है, आधी वृद्धि के लिए सहायक होता है, यही कारण बनता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर समताप मंडल ना होकर के क्षोभ मंडल है। तो क्या पता आपको यूपीएससी यहाँ पर क्षोभ मंडल ही कर दे, तो यहाँ पर आपको ध्यान तो रहेगा, करे नहीं मैंने तो क्वेश्चन में देखा था कि पिछली बार जब मैंने सॉल्व किया था तो वहाँ पर समताप मंडल था, यहाँ पर क्षोभ मंडल है, तो हमारा समताप मंडल वाला गलत था, इसका मतलब ये क्षोभ मंडल वाला सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय अम्लीकरण समय की विस्तारित अवधि में महासागरों के पीएच में वृद्धि है। अब देखिए, अब मैंने जो आपको यहाँ पर फार्मूला बताया, फार्मूला ट्रिक कुछ भी समझिए आप, वो चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि है, पीएच में वृद्धि है। नहीं, ये पीएच मान में वृद्धि नहीं है, कमी है। तो पहला स्टेटमेंट आप हटाइए। दूसरा कह रहा है कि महासागरों के अम्लीकरण से कोरल और कार्बोनेट आधारित गोले पर निर्भर जीवन रूपों में खतरा। तो जाहिर सी बात है, जब अम्लीकरण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसमें जो कोरल वगैरह हैं वो प्रभावित होंगे। तो स्टेटमेंट आपका है दूसरा सही, इसलिए आपका आंसर हो गया बी। अब इसको देखते हैं। अब ये देखिए, अब सीधे यहाँ से उठा लिया है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि केवल ये इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी ब्लैक कलर से ज़्यादा वो किए गए हैं, इन सब को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि वृद्धि है, कमी है नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि महासागर अम्लीकरण से तात्पर्य दीर्घ अवधि में समुद्र के पीएच मान में कमी से है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि वृद्धि से है। ठीक है, और ठीक इसके नीचे दूसरा दे दिया है कि महासागरीय अम्लीकरण के संभावित दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक स्वस्थ महासागर पर आश्रित समुद्री जीवों, विशेषकर सीप, कोरल जैसे जीव, पादपों तथा अन्य सजीवों की विविध आबादी के लिए घातक समस्याएं पैदा करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर खतरा की बात कर ही रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो है बी, क्योंकि इसमें केवल आपका दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। और यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, वृद्धि नहीं है बल्कि कमी है। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो जलवायु समझौता जीवाश्म ईंधन के खिलाफ स्पष्ट रूप से लक्षित कार्रवाई करने वाला पहला सीपीओ निर्णय था, जो असंतुलित कोयले के चरणबद्ध और अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के चरण समाप्त के लिए बुला रहा था। दूसरा स्टेटमेंट है, ग्लासगो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन का परिणाम है। तो यदि आपने सर का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से उनकी कही हुई एक एक बातों को सुना होगा, तो यहाँ पर उन्होंने कई बार बोला है कि ये 27वें नहीं बल्कि 26वें सम्मेलन का परिणाम था। तो इस तरीके से आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें यहाँ पर नेगेटिविटी आए। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ग्लासगो जलवायु समझौता जीवाश्म ईंधन के खिलाफ स्पष्ट रूप से लक्षित कार्रवाई करने वाला पहला सीपीओ निर्णय था, जो असंतुलित कोयले के, अब यहाँ पर जो संतुलित कोयला नहीं, यहाँ पर असंतुलित जब कोयला है तो कह रहा है कि असंतुलित कोयले के चरणबद्ध और अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के चरण समाप्त के लिए बुला रहा था। तो बिल्कुल सही है, जिसमें आपका आंसर है ए। ये देखिए यहाँ से पूछा है, ये देखिए ये COP 26 में किया गया था, ना कि COP 27 में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे।
और सेम स्टेटमेंट ये जो पहला वाला है ना, ये यही है। कह रहा है इसमें अनअवेटेड कोल और अकुशल, यहाँ पर अक्षम दिया है ना, अक्षम और कोयले के चरणबद्ध, तो यही बता रहा है कि अनवेटेड कोल और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया गया। तो यहाँ पर यही तो बात कह रहा है कि समाप्त करने के लिए, ठीक है। आह्वान का मतलब ही होता है बुलाना किसी को, तो वही चीज़ है। तो इन्हीं बारीकियों को आप पकड़ते हुए चलिए, आपका यूं ही आपका प्री निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में समाचारों में देखे गए दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि यह जलवायु कार्रवाई में सबसे कम विकसित देशों की मदद करने के लिए एक यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली रणनीति है। दूसरा, यह विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में सामान्य लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं को ध्यान में रखता है। तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के विपरीत LTLEDS प्रकृति में अनिवार्य नहीं है। कह रहा है अनिवार्य नहीं है। अच्छा सॉरी, ये LT है, LED नहीं है, LTLEDS प्रकृति में अनिवार्य नहीं है। अब इसका देखते हैं ये कहाँ से पूछा है। ये यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए, कह रहा है यहाँ पर साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत को ध्यान में रखता है। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर कह रहा है कि ये अलग अलग जो है जिम्मेदारियों को और उनसे संबंधित क्षमताओं को ध्यान में रखता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर अगर हम इसको देखें तो राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के विपरीत LTLEDS प्रकृति में अनिवार्य नहीं है। तो यही बात यहाँ भी कह रहा है। देखिए ब्लैक से कितने अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, आपका ये भी सही है। लेकिन क्या पहला हमारा सही है या नहीं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो रणनीति बनाई गई थी वो ये कहा गया था, ये जो रणनीति है तो इसमें विकासशील देशों की मदद के लिए नहीं कहा गया था। इसमें ये कहा गया था कि 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को प्रस्तुत किया गया है। यानी ये एक तरीके से 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति है, ना कि विकसित देशों के मदद करने के लिए एक यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली रणनीति है। ये भारत कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका है गलत। तो जैसे ही आप एक को हटाएंगे वैसे ही आपका आंसर आ गया बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 ने मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50वें वर्ष को चिन्हित किया। सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अभी देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसकी थीम ओनली वन अर्थ थी और इसीलिए इसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इससे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई। यह पहली बार था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैज्ञानिक प्रमाणों का उपयोग करते हुए जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। अब इसको देखते हैं ये कहाँ से पूछा है। तो इसको देखिए, ये यहीं से पूछा है। ये देखिए, सबसे पहले तो सर ने यहाँ पर भी बोला है, मुझे याद है यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये थीम विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि थीम से भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो थीम था यहाँ पर जिन्होंने दिया है ओनली वन अर्थ, ये इस अर्थ समिट के नाम से, ये जो है ये जो थीम है ये 2022 का नहीं था। यहाँ पर क्या दे रहा है, ये देखिए, ये 1972 में जो वो किया गया था, सम्मेलन किया गया था, उसका थीम था, ना कि सन 2022 का ये 50वें सम्मेलन का, ठीक है। तो ये तो आपका गलत है। तो एक आप गलत कीजिए, ये हुआ आपका। तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि इससे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई। तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट कि पहली बार जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैज्ञानिक, ये पहली बार नहीं हुआ था, ये स्टॉकहोम सम्मेलन में ही हो गया था। तो 3 जैसा ही आप गलत करेंगे, आपका आंसर आ गया बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संधि की उससे सभी सदस्य देशों द्वारा पुष्टि की जाती है। यानी किस संयुक्त राष्ट्र संधि की उसके सभी सदस्य जो हैं उसकी पुष्टि की जाती है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से पूछा है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पूछा है।
तो यहाँ से देखते हैं, ये देखिए ये है ना आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ से पूछे, देखिए यहाँ से उठा लिया क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ से बनाया है। कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब तक सार्वभौमिक अभिपुष्टि प्राप्त करने वाली कुछ एक संधियों में से एक है। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर हो गया इसका सी में ही दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय में की। दूसरा कह रहा है कि राज्यों ने समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के भीतर वैश्विक महासागर की कम से कम 30% के संरक्षण या सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धता की। तो अब देखिए ये यहाँ से पूछा है महासागर वाले से, ये देखिए। तो अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पूछा है कि हाल ही में, जबकि ये जो न्यूयॉर्क यहाँ पर दिया है ये हाल का नहीं है। ये जो सम्मेलन यहाँ पर हुआ था ये क्या था, ये हाल का नहीं था, ये फर्स्ट था। फर्स्ट जो था यहाँ पर हुआ था, और कब हुआ था, तो 2017 में हुआ था। ठीक है, और हाल का कौन सा होगा, वो सेकंड होगा। तो जो सेकंड आपका हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो देखिए यहाँ पर दिया है, ये लिस्बन में आयोजित हुआ था। ये देखिए द्वितीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हाल ही में, यहाँ से उठाए देखिए, हाल ही में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ है। यह एक राजनीतिक घोषणा है, ये ध्यान देंगे। और यहाँ पर देखिए प्रथम कह रहा है कि ये न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पर दे दिया है प्रथम का, और यहाँ पर कह दिया हाल में। तो अगर इसको आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ ये सही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हाल ही में पूछ रहा है या प्रथम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये प्रथम का था, द्वितीय का ध्यान में रखेंगे कहाँ पर हुआ था, ये लिस्बन में हुआ था। तो पहला आपका ये गलत है, पहला गलत है। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा देखिए यहाँ पर दिया है, ये कह रहा है कि 2030 तक, ये देखिए यहाँ पर दिया है कि 2030 तक समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के भीतर वैश्विक महासागर की कम से कम 30% भाग के संरक्षण, यहाँ पर देखिए संरक्षण ये वाला दिया, देखिए यहीं पर एकदम सेम ये चीज दिया, संरक्षण या सुरक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है। तो दूसरा आपका सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 2022 में मिशन इनोवेशन के तहत लॉन्च किया गया था। दूसरा कह रहा है कि इसका लक्ष्य 2030 तक 30% जीवाश्म आधारित ईंधन, रसायनों और सामग्रियों को जैव विकल्पों में बदलना है। तीसरा कह रहा है कि भारत मिशन के सह प्रमुख सदस्यों में से एक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे कि भारत किसका सदस्य है और किसका नहीं है। तो ये जो यहाँ पर 30% का टारगेट दिया है, ये 30% ना होकर के कितना है, 10%। तो दूसरा हटाइए, तो आप जैसे दूसरा हटाएंगे आपका ये सी सही हो जाएगा। अब इसको देख लेते कहाँ से पूछा है, ये देखिए यहीं से पूछा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए भारत सदस्य है, ठीक है, एक तो भारत सदस्य है और दूसरा यहाँ पर लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक 10% का रखा गया है, ना कि 30% का। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखे गए मिशन लाइफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मिशन लाइफ, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कम विकसित देशों को बेहतर वैक्सीन आपूर्ति के लिए लॉन्च किया गया था, या यह लिथियम आयातक देशों द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल है, या यह हाथियों को हाथी दांत की तस्करी के खतरे से बचाने के लिए एक संधि है, या इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करने के लिए कम से कम 1 बिलियन लोगों को जुटाना है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर है डी। ठीक है, ये पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए मिशन लाइफ है और उद्देश्य विशेषकर ध्यान रखेंगे, कोई भी योजना स्टार्ट हो रही है तो उसमें 2 चीज़ ध्यान में रखेंगे, एक तो किस मंत्रालय ने उसको जारी किया, ठीक है, और दूसरा कि उसका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा
और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना है। तो यदि आपको केवल इतना ही पता है कि पर्यावरण के रक्षा से संबंधित है तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि कितने बिलियन लोगों को यहाँ पर जुटाना है। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक इसको रहने देते हैं। अगली वीडियो में और हम देखेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इसी तरीके से आपको अच्छे से जो साइंस एंड टेक है उसका भी बता दिया जाए, पॉलिटी का भी बता दिया जाए, क्योंकि समय है नहीं ज़्यादा। तो इस टाइम पे जो है आपको केवल रटना नहीं है, बारीकियों को भी पकड़ना है कि टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे रिस्क उठाना है एग्जामों में जाकर के। यदि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो ही जाकर के वहाँ पर अच्छे से अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।